चलिए तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 21 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रहा उसका सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट, की एलिमेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21, राइट्स डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21, स्पेशल फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड कंक्लूजन। ठीक है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 बोलता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को उससे छीना नहीं जाएगा जब तक कि लीगल प्रोसीजर को फॉलो ना किया जाए। दूसरे शब्दों में, आप किसी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को ले सकते हो अगर आपने प्रॉपरली लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया है तो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है, तो पुलिस ऐसे ही रैंडमली किसी को आर्बिटरीली अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, अरेस्ट करते समय भी, अरेस्ट करने के बाद भी। ठीक है। वो प्रोसीजर बीएनएसएस स्लैश सीआरपीसी में दे रखा है। क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि जैसे ही पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करेगा, तो अरेस्टेड पर्सन को ये बताएगा कि मैंने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है। उसमें ये बताएगा कि तुमने इस दिन ये वाला क्राइम करा है, इसलिए हमने तुम्हें अरेस्ट किया है। फिर पुलिस वाले की ये भी ड्यूटी है कि उसके घर वाले को भी बताए और या उसके दोस्त को बताए। फिर पुलिस वाले की ये भी ड्यूटी है कि अरेस्ट करते वक्त एक अरेस्ट मेमो बनाए। अरेस्ट मेमो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी जाती है जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया है उसके बारे में, कि इसका नाम ये है, इसको इस जगह से अरेस्ट किया गया, इसको इसलिए अरेस्ट किया गया, उसका साइन होता है। जो विटनेस होते हैं, जो लोग देखते हैं, जिनके सामने एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है, उनका साइन होता है, उनका नाम लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखाई जाती है। ठीक है। सिमिलरली, अरेस्ट करने के बाद पुलिस की ड्यूटी रहती है कि 24 घंटे के अंदर अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। तो यही सभी चीज़ों को बोलते हैं लीगल प्रोसीजर। तो पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करेगी, तो ये लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी है। और अगर ये लीगल प्रोसीजर को पुलिस ने अरेस्ट करते वक्त फॉलो नहीं करा, तो जो वो अरेस्ट है वो इलीगल बन जाएगी, और जो वो पर्सन है वो फिर जेल से छूट जाएगा अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर बेल के लिए फाइल करता है और बताता है कि उसकी जो अरेस्ट पुलिस ने जो करी है वो इलीगल है, क्योंकि पुलिस ने कोई सी भी ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा लिख कर समझते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। देखिए, आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ या पर्सनल लिबर्टी except according to procedure followed by law, except according to procedure followed, procedure established by law आएगा, followed नहीं। except according to procedure established by law। आर्टिकल 21 बोल रहा है कि किसी भी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उससे उसकी लाइफ या लिबर्टी को छीना नहीं जाएगा जब तक कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो ना किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल हमने वो अरेस्ट वाला लिया था यहाँ पर, कि पुलिस अरेस्ट करती है। पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस को ये वाली प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड। क्या क्या? एक मेमो बनाना है, इन्फॉर्म करना है अरेस्टेड पर्सन को भी और उसकी फैमिली और रिलेटिव को भी। फैमिली को कर दो या फ्रेंड को कर दो। ठीक है।
अरे भाई, अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है तो उसके घर वालों को बताओ या उसके दोस्तों को बताओ, ताकि वो वकील कर सके, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। वो जेल में बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं पाएगा आदमी। ठीक है, 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओ। ठीक है, उसको ग्राउंड्स बताओ कि भाई तुम्हें क्यों अरेस्ट करा, किस कारण से करा। उसको बताओ कि तुमने ये क्राइम करा था, इस दिन करा था, इसके खिलाफ करा था, इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है, इस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, और अगर ये प्रोसीजर को फॉलो करा, इफ फॉलोड, तो अरेस्ट लीगल हो जाएगी। अरेस्ट लीगल हो जाएगी। और अगर फॉलो नहीं करा, इफ नॉट फॉलोड, तो अरेस्ट इलीगल हो जाएगी। अरेस्ट अगर इलीगल हुई तो पर्सन विल बी रिलीज्ड, पर्सन विल बी सेट फ्री, कोर्ट कर देगी उसको। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि आर्टिकल 21 बोल रहा है कि किसी भी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जाएगा अनलेस आप प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने लिया पुलिस अरेस्ट का, कि पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर है, बट पुलिस तभी अरेस्ट कर पाएगी, तभी पर्सनल लिबर्टी को छीन पाएगी, तभी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, है ना, आसान शब्दों में। पुलिस तभी अरेस्ट कर पाएगी, तभी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर पाएगी, जब वो प्रोसीजर को फॉलो करे। ये प्रोसीजर काय में दे रखी है, BNSS/CRPC में। ठीक है, तो यदि पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करना है तो ये प्रोसीजर को फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर फॉलो करा तो ही अरेस्ट लीगल होगी, और अगर फॉलो नहीं किया तो वो अरेस्ट इलीगल हो जाएगी, और वो पर्सन को कोर्ट वापस छोड़ देगी, बाहर छोड़ देगी कि भाई तुमने गलत तरीके से अरेस्ट करा है। तो आर्टिकल 21 यही बोल रहा है कि यदि आपको किसी की भी लाइफ को डिप्राइव करना है, लाइफ को लेना है, या पर्सनल लिबर्टी को लेना है, पर्सनल लिबर्टी बोले तो फ्रीडम, तो जो लॉ के द्वारा एक प्रोसीजर स्टेब्लिश करी गई है उसको फॉलो करो। अगर तुम उसको नहीं फॉलो करोगे तो जो भी तुमने डिप्राइवेशन किया है लाइफ का या पर्सनल लिबर्टी का, वो इलीगल होगा, और फिर उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और प्रश्न ये उठता है कि किसके ऊपर ओब्लिगेशन ये इम्पोज कर रहा है आर्टिकल। जनरली स्टेट। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 21 स्टेट को बोल रहा है। स्टेट में कौन कौन आता है? स्टेट पहली बात तो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। इसमें इन शॉर्ट बोले तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर सब आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो आप, पुलिस, CID, CBI, एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 21 इनको बोल रहा है, क्योंकि देखिए क्या है कि लाइफ को डिप्राइव करने की पावर या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करने की पावर पुलिस या CID या CBI इनके पास ही है। ठीक है, अरे अरेस्ट कौन कर सकता है? पुलिस कर सकती है, CBI कर सकती है, CID कर सकती है, एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 21 इनको बोल रहा है कि भाई तुम अरेस्ट करो, बट प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो और फिर अरेस्ट करो। क्योंकि यदि तुमने प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा तो जो तुमने अरेस्ट करी वो इलीगल बन जाएगी और तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है, तो जनरली किसके अगेंस्ट एप्लीकेबल है? ये स्टेट के। ठीक है, स्टेट क्या होती है आर्टिकल 12 में डिफाइन कर रखा है। इसमें पार्लियामेंट आ जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है, गवर्नर आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पुलिस, CID, CBI, ED, सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पर अब देखा जाए तो शेल भी लिखा हुआ है, तो ये फॉलो करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि ये चूज कर सकते हैं कि भाई आज हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, अगली अरेस्ट में नहीं करेंगे। नहीं, हमेशा इनको प्रोसीजर को फॉलो करना है यदि आपको किसी की भी लिबर्टी को लेना है तो। ठीक है, तो लिबर्टी का एग्जाम्पल तो हमने ये अरेस्ट वाला ले लिया, कि यदि आपको किसी का फ्रीडम छीनना है और आप पुलिस हो तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जो BNS या BNSS या CRPC में लिख रखी है। ठीक है,
सिमिलरली मान लीजिए कि एक आदमी है, उसको उसने 50 लोगों का मर्डर कर दिया, ठीक है। उसका क्लियर एविडेंस है, मतलब उसने खुद को ही मर्डर करते हुए रिकॉर्ड करा था, और वो जो पेन ड्राइव थी जिसमें उसने खुद की रिकॉर्डिंग कर रखी थी लोगों को मर्डर करते वक्त, वो भी पुलिस को मिल गई, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई हाँ यही आदमी है, इसे ने मारा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एविडेंस मिल गया तो उसको अगले दिन फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, नहीं। प्रॉपर प्रोसेस होगी, अब वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर पुलिस एफआईआर फाइल करेगी। नहीं, पहले एफआईआर पुलिस फाइल करेगी, फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, फिर चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, फिर पूरी ट्रायल चलेगी, सेशन कोर्ट पूरी ट्रायल चलाएगी, और फिर जजमेंट आएगा, और फिर फाइनली जजमेंट में कोर्ट बोलेगी कि हाँ ये मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तब भी फांसी नहीं चढ़ेगी। फिर वो जब जजमेंट आ जाएगा कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है मर्डर के लिए, तो फिर वो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास जाएगा। फिर हाई कोर्ट बोलेगी कि हाँ ये फांसी के लिए, इसको फांसी मिलना चाहिए करके, इसने 50 लोगों का मर्डर करा है, बहुत ग्रेव क्राइम करा है। फिर अगर सामने वाले ने अपील नहीं करी तो फिर उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसीजर लगभग 1 2 3 4 साल, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का केस है, लग जाते हैं, भले ही एविडेंस कितने भी क्लियर हो। इसका एक और एग्जांपल है अजमल कसाब वाला, जिसने मुंबई में आतंकवादी हमला किया था। उसके खिलाफ क्लियर प्रूफ थे, न्यूज चैनलों ने डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करी थी, जब वो अंदर घुसा था, लोगों को उसने मारा था। फिर भी उसकी ट्रायल पूरी चली, और 2 3 साल लग गए थे उसको फांसी पे चढ़ाने में, लगभग, या मे बी मोर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ड्यूरेशन, बट सालों लगे थे। तो पॉइंट ये है कि अब लाइफ डिप्राइव करके आप क्या कर रहे हो, किसी को फांसी पे चढ़ा रहे हो, तो फांसी पे भी आप डायरेक्टली नहीं चढ़ा दोगे कि भाई एविडेंस मिल गया हाथों हाथ चढ़ा दिया, नहीं। सब कुछ होगा, एफआईआर फाइल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगी, जजमेंट आएगा, फिर उस जजमेंट का हाईकोर्ट कंफर्मेशन करेगी। अगर सामने वाले ने अपील कर दी तो फिर अपील को भी पूरा सुना जाएगा, सब कुछ होगा, उसके बाद ही डिप्राइव किया जाएगा। तो ये भी प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप किसी भी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को ले सकते हो, लेकिन प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करो। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ये लिखी हुई होती है, ये लॉ के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी आपको, रिटर्न इन लॉ, ठीक है। जैसे अरेस्ट करेंगे तो प्रोसीजर उसकी बीएनएस सीआरपीसी में मिल जाएगी। यदि जैसे मान लीजिए कि फोन टेपिंग होती है, ठीक है। अब फोन टेपिंग की प्रोसीजर आपको मिलेगी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में। मतलब अगर पुलिस को किसी का फोन टैप करना है तो उनको जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में प्रोसीजर लिखी हुई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसको फॉलो नहीं करा तो उनकी पूरी जो फोन टेपिंग है वो इलीगल बन जाएगी, फिर उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कोर्ट पुलिस वालों को सस्पेंड कर दे, या फोन टेपिंग के बेसिस पे यदि किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको छोड़ दे, ठीक है। तो जिस भी लॉ से लाइफ या लिबर्टी छीनी जा रही है उसके अंदर प्रोसीजर दी जाती है कि भाई ये चीज आपको फॉलो करना है। प्रोसीजर क्यों दी जाती है, सेफ गार्ड करने के लिए, सेफ्टी के लिए, अक्यूज्ड की सेफ्टी के लिए ये प्रोसीजर दे जाती है, और इन प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो जिनकी ड्यूटी है जिनको फॉलो करना, अगर वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते तो जो भी वो एक्ट करेंगे वो इलीगल बन जाएगा, ठीक है। अब ये फ़ोन टेपिंग वाला भी हम थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। देखिए, फ़ोन टेपिंग करना बहुत आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके ग्राउंड होते हैं। आप फ़ोन टेपिंग तभी कर सकते हो जब नेशन की सिक्योरिटी खतरे में है, या सोवरेनिटी खतरे में, ये सब लिखा हुआ है इंडियन टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर ऑर्डर करता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी बेसिकली सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। जैसे मान लीजिए होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री का हेड अभी कौन है, अमित शाह, ठीक है। जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री का पॉलिटिकल हेड अमित शाह है। सिमिलरली एक चीफ सेक्रेटरी भी होंगे होम मिनिस्ट्री के, उनका उनकी परमिशन लगती है यदि पुलिस को किसी का भी फोन टैप करना है तो। आप समझ रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर इंदौर की पुलिस को किसी का फोन टैप करना है तो या तो स्टेट होम सेक्रेटरी की परमिशन लगेगी, जो एमपी गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री है,
उनका सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर है, जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर रखा है गवर्नमेंट ने, उनकी परमिशन लगेगी या होम मिनिस्ट्री इंडिया की है, डिपेंडिंग ऑन द केस और पर्सन। तो एक तो चीफ सेक्रेटरी की परमिशन लगती है, फिर रिटर्न ऑर्डर होता है वो, और उसमें रीजन भी लिखे होते हैं कि भाई क्यों टेपिंग कर रहे हो आप, क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसीजर है, ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में दे रखी है, इसको फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको किसी की भी फोन की टेपिंग करना है तो बेसिकली आर्टिकल 21 यही बोल रहा है कि आप किसी की भी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को ले सकते हो। आप बोले तो स्टेट है ना, पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, पार्लियामेंट भी, बट प्रोसीजर जो दे रखी है लॉ के अंदर उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो एक डायमेंशन हो गया आर्टिकल 21 का। चलिए अब हम नोट्स पर आते हैं, और ये जो भी टर्म्स यूज हुए हैं आर्टिकल 21 में उसको अब डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 21 नो पर्सन से स्टार्ट हो रहा है। नो पर्सन मतलब इसकी जो प्रोटेक्शन है वो सबके पास अवेलेबल है, सिटीजन के पास भी है, फॉरेनर के पास भी, प्रिजनर के पास भी, और अंडर ट्रायल के पास भी है। प्रिजनर कौन होते हैं? जिनके खिलाफ कन्विक्शन का जजमेंट आ चुका है, ठीक है, जिनको कन्विक्ट कर दिया है कोर्ट ने। अंडर ट्रायल वो होते हैं जिनकी ट्रायल चल रही है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन है ये सभी को अवेलेबल है, चाहे आप सिटीजन हो, चाहे आप फॉरेनर हो, चाहे आप प्रिजनर हो, चाहे आप अंडर ट्रायल हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर फॉरेनर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है, तो उसके पास भी आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन रहेगी और वो डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकता है, और हाईकोर्ट उसको छोड़ देगी अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि पुलिस ने आपको अरेस्ट करा है बिना लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए बिना। सिमिलरली एक प्रिजनर है, उसको पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं, कुत्तों की तरह उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, उसको खाना नहीं देते हैं, उसको सोने नहीं देते हैं, जैसे ही वो सोने जाता है उसको उठा देते हैं, तो वो भी आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर कोर्ट अगर बेसिकली वो रिट पिटिशन फाइल करेगा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और अगर कोर्ट को पता चल गया, कोर्ट में अगर उसने प्रूव कर दिया कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो फिर कोर्ट हो सकती है कि वो जेल का जो भी स्टाफ है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उनको सस्पेंड कर दे, उसको दूसरे जेल में भेज दे, उसको कंपनसेशन भी मिले। ठीक है, सिमिलरली अगर अंडर ट्रायल है, उसको मान लीजिए कि 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है किसी क्राइम में, उसको 6 साल हो चुके हैं जेल में ही। मान लीजिए एक अक्यूज्ड है जो कि जेल के अंदर है एक क्राइम के लिए जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि उसने क्राइम करा है कि नहीं, लेकिन 6 साल हो गए उसको जेल में अभी रहते रहते। तो आर्टिकल 21 के अंदर उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको, क्योंकि आधे से ज़्यादा सज़ा वो भुगत चुका है और अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ कि वो है कि नहीं है, कि उसने क्राइम करा है कि नहीं। तो इसको भी आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन मिलेगी और उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट समझ लिया आर्टिकल 21 का कि नो पर्सन में क्या आता है, सभी आ जाते हैं, सिटीजन, फॉरेनर, प्रिजनर, अंडर ट्रायल, सबको मिलती है आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी हम समझ चुके हैं। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ पर लेगी? रिटर्न इन डिफरेंट लॉज। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने ले लिया था, बीएनएसएस में मिल जाएगी, अरेस्ट की प्रोसीजर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में मिल जाएगी, फोन टेपिंग की प्रोसीजर। ठीक है, शेल है मतलब ये मैंडेटरी है, फॉलो करना ही है कुछ भी करके। डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग समझ लेते हैं अपन। देखिए, लाइफ का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं होता, ठीक है, सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता। लाइफ का मतलब होता है कि आप एक अच्छा जीवन जियो, एक डिग्निफाइड जीवन जियो, एक हेल्दी जीवन जियो, जहां पर आपकी बेसिक ह्यूमन कंडीशन पूरी हो रही है। ये है आर्टिकल 21 में लाइफ का मतलब। ठीक है। इसलिए कोर्ट मानती है कि राइट टू, मतलब जो लाइफ है, इट इंक्लूड्स राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी
पर्सनल लिबर्टी का हमने पहले ही कवर किया था। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। किससे फ्रीडम? आर्बिट्री डिटेंशन से, मतलब आपको गलत तरीके से कोई अरेस्ट नहीं करेगा। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, चॉइस, बॉडीली ऑटोनॉमी, ये भी इंक्लूड होती है उसमें। ठीक है। इलस्ट्रेशन आर्बिट्री अरेस्ट वाला हमने पहले ही देख चुके हैं कि पुलिस अगर अरेस्ट करती है और 24 घंटे तक इन्फॉर्म ही नहीं करती है मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, उसको ग्राउंड इन्फॉर्म नहीं करती है अरेस्टेड पर्सन को, तो पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो जाएगी और उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लिया जाएगा कि अरेस्ट इलीगल है। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन का एग्जांपल कि गवर्नमेंट एक आदमी का पासवर्ड छीन लेती है लेकिन उसको बताती नहीं कि क्यों छीना, ना कोई रिटर्न ऑर्डर है, ना कोई रीजन है, कुछ नहीं, तो वो भी वायलेटिव हो जाएगा आर्टिकल 21 का। सिमिलरली यदि किसी पर्सन के ऊपर जानबूझ के मेडिकल प्रोसीजर करे जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ इंजेक्शन लगा रही है गवर्नमेंट ताकि वो सच बोल दे, या उसको करंट मार रही है, तो वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आप मेडिकल प्रोसीजर किसी को फोर्स नहीं कर सकते। फोर्सिंग मेडिकल प्रोसीजर ऑन अ पर्सन विदाउट कंसेंट इन्फ्रिंजेस पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो लाइफ में क्या आ जाएगा? डिग्निफाइड लाइफ, है ना, नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। पर्सनल लिबर्टी में मतलब फ्रीडम। चलिए, अच्छा, अब हमने प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ पढ़ लिया। ठीक है, कि जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने पास करा उसके अंदर लिखी लिखी हुई होती है प्रोसीजर। लेकिन ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद इसका एवोल्यूशन हुआ। अब हम उस एवोल्यूशन को समझते हैं आर्टिकल 21 का। देखिए, सबसे पहले आया ए के गोपालन केस। इसमें क्या बोला कि आप किसी भी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को ले सकते हो एज लॉन्ग एज देर इज अ लॉ और आप उस लॉ को फॉलो कर रहे हो। लॉ होना चाहिए प्लस आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो यू कैन डिप्राइव लाइफ और लिबर्टी। ये क्या बोल रहा है कि यदि आप किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी या लाइफ को आपको अगर डिप्राइव करना है, तो आपके पास एक तो लॉ होना चाहिए और लॉ में जो भी लिखा हुआ है आप उसको फॉलो करो। एज लॉन्ग एज आपने ये दोनों चीज़ों का फॉलो कर लिया तो बोला जाएगा कि आपने आर्टिकल 21 को फॉलो कर दिया और आपका एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा या लीगल हो जाएगा। अच्छा, बट फिर आता है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस बोलता है कि लॉ तो होना ही चाहिए और आपको उसको फॉलो भी करना है, बट ये जो लॉ है ना, ये रीजनेबल भी होना चाहिए। प्लस रीजनेबल, इसका मतलब रीजनेबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कुछ भी लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया और पार्लियामेंट ने बोला कि पुलिस के पास आज से ये पावर हो जाएगी कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट गिविंग एनी रीजन और उसको 6 महीने तक जेल में रख सकती है बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया। ठीक है, तो अगर पुलिस वाला क्या करता है कि एक पर्सन को अरेस्ट कर लेता है और फिर उसको 6 महीने तक जेल में ही रखता है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको नहीं ले जाता है। पार्लियामेंट ने हाइपोथेटिकली ये लॉ बना दिया और पुलिस वाले ने ये फॉलो कर लिया। तो देखा जाए तो आर्टिकल 21 का जो मैंडेट है वो तो पूरा हो गया, है ना, क्योंकि पहले क्या बात थी कि लॉ होना चाहिए और उसको आपको फॉलो करना है। बट देखा जाए तो ये तो बहुत गलत बात है कि यदि पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है बिना कुछ कारण बताए और उसको 6 महीने तक जेल में रख रही है, कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर रही है, तो ये तो सुनने में ही कितना गलत लग रहा है, कितना मिसयूज हो सकता है इस चीज का। तो इसलिए मेनका गांधी केस में कोर्ट ने बोला कि सिर्फ लॉ ही होना सफिशिएंट नहीं है, ये भी जरूरी है आर्टिकल 21 को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने वो रीजनेबल हो, वो फेयर हो, वो जस्ट हो। ठीक है, तो अब आर्टिकल 21 को कंडीशन को पूरी करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको एक लॉ बनाना है, दूसरा वो लॉ रीजनेबल होना चाहिए, तीसरा उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ये तीनों चीजों का कंप्लीटली फॉलो करा और उसके बाद अगर किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ली तो वो वैलिड होगी, वो लीगल एक्शन होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन होगा। लेकिन अगर आप में से इनमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं करा, मान लीजिए कि आपने लॉ को फॉलो नहीं करा या आपने लॉ को फॉलो करा लेकिन वो लॉ ही अनरीजनेबल था,
तो जो सामने वाला पर्सन है जिसकी आपने लाइफ या लिबर्टी ली है, तो वो छूट जाएगा या उसको कंपनसेशन मिलेगा या आप सस्पेंड हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जब आर्टिकल 21 वायलेट होता है तो। ठीक है, तो ए.के. गोपालन केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ लॉ होना चाहिए और उसका फॉलो हो जाए, इतना सफिशिएंट है आर्टिकल 21 के कंप्लायंस के लिए। पर मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, लॉ होना चाहिए, वो लॉ फेयर जस्ट रीजनेबल होना चाहिए और उसको आपको फॉलो करना है, तभी बोला जाएगा कि आपने आर्टिकल 21 को कंप्लाई करा है। और आर्टिकल 21 को कंप्लाई करने के बाद अगर आपने किसी की लिबर्टी या लाइफ ली है तो वो वैलिड है। ठीक है, यही लिखा है। हाँ, हमने जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया कि अगर पुलिस के पास ये पावर आ जाती कि वो बिना किसी रीज़न के किसी को भी जेल में डाल सकती है 6 महीने के लिए और मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं करना है, तो अगर ऐसा लॉ आ जाता है हाइपोथेटिकली, तो ये आर्टिकल 14, 19, 21 तीनों को वायलेट करेगा। और इसी को बोलते हैं गोल्डन प्रिंसिपल या गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, मेनका गांधी केस में पहली चीज़ तो ये बोला गया था कि जो भी लॉ बना रही है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर फॉर डिप्राइविंग एनीवन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। दूसरी चीज, वो लॉ ऐसा होना चाहिए जो आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों के टेस्ट को सेटिस्फाई करे। मतलब लॉ मस्ट सेटिस्फाई आर्टिकल 14, 19 और 21। इसका मतलब आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, मूवमेंट या जो भी 19 में फ्रीडम दी है उनको अननेसेसरी रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए और फेयर जस्ट प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, इस बेसिकली इस पूरा पॉइंट से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है तो आपको चेक करना है कि क्या ये कानून से आर्टिकल 14, 19 और 21 वायलेट हो रहा है। अगर वायलेट नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर वायलेट हो रहा है तो फिर कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। बेसिकली इन तीनों आर्टिकल को आपको एक साथ पढ़ना है, इनको अलग अलग नहीं पढ़ना है। यही है गोल्डन ट्राइंगल का प्रिंसिपल। ठीक है, यही मेनका गांधी केस में पहली बात तो ये बोली थी कि प्रोसीजर जो है वो फेयर होना चाहिए। दूसरी है कि आर्टिकल 14, 19, 21 को एक साथ पढ़ो और फिर डिसाइड करो इन तीनों को पढ़कर उस लॉ पर अप्लाई करके कि जो लॉ बना है, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ पास किया है फॉर डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल पढ़ लेना, ये पूरा का पूरा ये वही समझा रहा है गोल्डन प्रिंसिपल। चलिए, अब हमने प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी पढ़ लिया, लाइफ भी पढ़ लिया और लिबर्टी भी पढ़ लिया। अब क्या बचा है? ठीक है, आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 21 का टेक्स्ट वापस से। आर्टिकल 21 का टेक्स्ट क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। और ये जो प्रोसीजर है ये फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, ये बात मेनका गांधी केस में बोली गई थी। अच्छा, प्लस आर्टिकल 14, 19 और 21 हैज़ टू बी रेड टुगेदर, हैज़ टू बी रेड टुगेदर। इसी को बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल, क्योंकि ये तीनों गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं। किसका गोल्डन ट्राइंगल? गोल्डन ट्राइंगल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। क्यों बनाते हैं ये? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो कोई भी लॉ पार्लियामेंट पास करेगी तो इन पे चेक किया जाता है कि इनको वायलेट कर रहा है कि नहीं लॉ। अगर इनको वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि ये नल वॉइड जीरो है। ठीक है, अच्छा, तो हमने पढ़ लिया पर्सन में मतलब सब पे अप्लाई होगा। शेल मैंडेटरी है, डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। लाइफ का मतलब, पर्सनल लिबर्टी का मतलब एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो देखा जाए तो टेक्स्ट तो 2 लाइन का है, लेकिन आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर आप 5 से 10 किताबें लिख सकते हो। यहाँ पर तो लग रहा है कि ये 2 लाइन की ही है, बट नहीं, इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती, 5-10 किताबें लिखी जा सकती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड लाइफ है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड किया है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। क्या क्या होती है अब हम वो पढ़ेंगे। देखिए, फ्रांसिस कोराइली मुलिन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लाइफ है, इसका मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट इंक्लूड्स लिविंग विथ ह्यूमन डिग्निटी, बेसिक नेसेसिटी एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक है। राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है एडुकेट, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड शेल्टर, फैसिलिटीज फॉर रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन, ह्यूमन कंडीशन ऑफ डिटेंशन। इलस्ट्रेशन देखिए कि प्रिजनर को प्रिजनर को भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको आप खाने का नहीं दे रहे हो, उनको पीने के लिए पानी नहीं दे रहे हो, उनको अच्छे से सोने नहीं दे रहे हो, उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हो। ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन प्रिजनर के पास भी है, और आर्टिकल 21 के अंदर जो लाइफ है उसका मतलब होता है राइट टू लिव विथ ए ह्यूमन डिग्निटी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। देखिए, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि, यहाँ तो सिर्फ लाइफ लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी, वो नहीं लिखा ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि है, वो भी हम मानेंगे कि वो भी इंक्लूडेड है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ पास करती है, जो भी जजमेंट पास करती है, वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। आर्टिकल 141 से लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट पास करती है, उसको माना जाएगा कि वो पूरे भारत का लॉ है। और ऐसा आर्टिकल 141 में लिखा है। ठीक है। तो बेसिकली लॉ दो तरीके से बनने जा सकते हैं अगर देखा जाए तो। एक तो जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है, दूसरा जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करती है। तो आर्टिकल 141 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया जजमेंट पूरे भारत पे लागू होगा, और वो पूरे भारत के लिए एक तरह से लॉ का ही काम करेगा। ठीक है। चलिए, फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा तेलिस वाले केस में बोला कि राइट टू लाइफ इंक्लूड लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब, इलस्ट्रेशन से समझिए कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो लोग फुटपाथ पे या ठेला गाड़ियों से चीज़ें बेचते हैं, अगर उनको म्यूनिसिपालिटी वाले हटा देते हैं और कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वायलेशन होगा राइट टू लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब अपना जीवन को कमाना। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड जो हिंदी में होता है। मतलब लाइवलीहुड मतलब पैसे कमाना अपना जीवन जीने के लिए। ठीक है। तो यदि उसको छीन रहा है सरकार, बहुत बार होता है कि म्यूनिसिपालिटी वाले लोग रोड को चौड़ा करने के लिए जो लोग रोड पर दुकानें लगाते हैं उनको हटा देते हैं। तो यदि आप उनको अगर हटा रहे हो, तो उनको दूसरी जगह दो जहां पर वो जाके अपना बिजनेस कर पाए। क्योंकि ये जो डेली वर्कर्स होते हैं, ठेला गाड़ी वाले, ये जहाँ लोगों की जिनकी रोड पे शॉप होती है, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, ये रोज कमाते हैं और इनका खर्च हो जाता है रोज के रोज ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था कि अगर इनको आप हटा रहे हो रोड पे से, तो इनको दूसरी जगह दो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो राइट टू लाइवलीहुड का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है राइट टू प्राइवेसी। जस्टिस केस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है। प्राइवेसी, बॉडी की प्राइवेसी, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डिसीजनल ऑटोनॉमी की प्राइवेसी। इसका मतलब ये है कि इलीगली तरीके से किसी का फ़ोन टैप नहीं किया जाएगा। इलीगल तरीके से किसी का पर्सनल डाटा को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप अपने फ़ोन में बहुत सारा डाटा रखते हो। ठीक है। अपने आधार कार्ड की डिटेल है, अपने पैन कार्ड की डिटेल, तो बिना आपकी परमिशन के कोई सी भी वेबसाइट या कोई सा भी एप्लीकेशन या कोई सी भी फ़ोन की कंपनी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। और अगर उन्होंने करा तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई भी पब्लिश नहीं करेगा बिना आपकी कंसेंट के। सिमिलरली राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 या लाइफ। If an accused remain in jail for many years due to delay in trial despite minor charges, it violates right to speedy trial. ठीक है। राइट टू लीगल एड। यदि कोई है, यदि कोई प्रिजनर है, वो इतना गरीब है कि वो वकील करने के उसके पास पैसे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो भी कोर्ट है जहाँ पर भी वो डिटेन्ड है,
जिसके भी जुरिस्डिक्शन में वो डिटेन्ड है, वो कोर्ट उसको फ्री लीगल एड देगी, मतलब फ्री में वकील करके देगी, क्योंकि लीगल एड को भी सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में आर्टिकल 21 का पार्ट बताया। सिमिलरली राइट टू हेल्थ भी है, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर डॉक्टर की ये ड्यूटी है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, कि यदि उसके सामने कोई इमरजेंसी वाला केस आता है इंजर्ड पर्सन का, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो पहले क्या होता था कि यदि कोई पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता था तो हॉस्पिटल वाले उनका इलाज करने के लिए मना कर देते थे, ये बोलते थे कि पहले प्रोसीजर करो, पहले फीस जमा करो, फिर करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, यदि आपके पास कोई इंजर्ड पर्सन आ रहा है एक्सीडेंट की वजह से, जो इंजर्ड हुआ है, या मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़े में भी कैसे भी इंजरी हो गई खतरनाक, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, कोई गिर गया बिल्डिंग के ऊपर से, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को गोली मार दी किसी ने, तो डॉक्टर को उनको ट्रीटमेंट करना ही है, कुछ भी करके। ऐसा नहीं कि मना नहीं कर सकते कि पहले तुम पैसे जमा करो, पहले ये प्रोसीजर फॉलो करो, फिर ही करेंगे, ठीक है। बट जनरली ये एक्सीडेंट विक्टिम पे अप्लाई होता है। इफ ए हॉस्पिटल रिफ्यूजेस इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू एन एक्सीडेंट विक्टिम ड्यू टू प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, इट वायलेट्स आर्टिकल 21। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू हेल्थ भी। राइट टू एजुकेशन मोहिनी जैन केस में बोला था ये, ठीक है, पढ़ लीजिए ये भी आप, कुछ भी खास नहीं है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, पेसिव इथेनेशिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पेसिव इथेनेशिया मतलब, इथेनेशिया क्या होता है कि आप एक प्रकार से पहली बात, इथेनेशिया का मतलब होता है कि आप खुद मरना चाह रहे हो, सेल्फ सुसाइड कर रहे हो, एक तरीके से लीगल सुसाइड। अच्छा, अब ये एक्टिव भी होता है और पेसिव भी होता है। एक्टिव इथेनेशिया में पर्सन क्या कर रहा है कि वो खुद अपने अंदर कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगा रहा है, या किसी और को उसने परमिशन दे रखी कि तुम मेरे अंदर ये इंजेक्शन लगा दो जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। पेसिव इथेनेशिया क्या होता है कि मान लीजिए एक आदमी वेंटिलेटर पे कोमा में है, 2-3 साल हो गए, वो कोमा से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, तो अगर उसने पहले ही विल कर रखी होगी जिसमें लिख दिया होगा कि यदि मैं कोमा में जाऊं तो मुझे मेरा वेंटिलेटर पे से सपोर्ट हटा देना, तो अगर वेंटिलेटर पे से उसका सपोर्ट हटा दिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं पेसिव इथेनेशिया। बेसिकली एक्टिव इथेनेशिया में आप कुछ कर रहे हो जिससे मृत्यु हो रही है, क्या कर रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो। पेसिव इथेनेशिया में आप सपोर्ट को विड्रॉ कर रहे हो, आपने जो सर्विसेज दे रखी थी उसको, वेंटिलेटर पे बिठा रखा था, वो स्विच ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से अब वो आगे नहीं जी पाएगा। तो ये भी अलाउड है अगर लिविंग विल है तो। कोर्ट ने इस केस में बोला था कि पेसिव इथेनेशिया अलाउड है अगर लिविंग विल है तो। जिसके भी ऊपर, जिसको भी आप मारना चाह रहे हो, जो भी मरना चाह रहा है, तो उसकी पहले विल होना चाहिए, ठीक है। वो वो बेसिकली पहले ही उसने एक विल, बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उसने पहले ही लिख रखा होता है कि यदि मुझे कभी भी फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां मैं अपनी कंसेंट नहीं दे पाऊंगा और मैं जी नहीं पा रहा हूं, तो मुझे मार देना, ठीक है। इलेस्ट्रेशन देखिए, ए पेशेंट इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है लाइफ सपोर्ट विड्रॉन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेड बाय कोर्ट। हाँ, पर इसमें भी बहुत सारी प्रोसीजर फॉलो होती है कि डॉक्टर के ओपिनियन लगते हैं, पूरा बोर्ड बनता है। अभी इस क्वेश्चन के लिए वो इतनी रिलेवेंट नहीं है, ज़रूरी होगा तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हमने 9 एग्जाम्पल लिए कि राइट टू लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है आर्टिकल 21 में। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती जो अलग अलग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि राइट टू मेरी पार्टनर ऑफ योर चॉइस भी होता है, राइट टू मेरी पार्टनर ऑफ योर चॉइस, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है। मतलब आप चाहो, अगर दोनों आप 18+ हो तो यू कैन मैरी, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो। लिव इन रिलेशनशिप में भी आप रह सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्पेशल फीचर में। क्या क्या स्पेशल फीचर है आर्टिकल 21, क्योंकि ये फॉरेनर को भी मिलता है, ठीक है। देखिए, जनरली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जनरली इंडियन सिटीजन के पास ही अवेलेबल है, सिटीजन ऑफ। आर्टिकल 21 वन ऑफ ऐसा आर्टिकल है जो कि फॉरेनर के पास भी है। ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता है, सिर्फ 20 और 21 दे आर नॉट सस्पेंडेड
ड्यूरिंग इमरजेंसी। मोस्ट वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 पे सुप्रीम कोर्ट के हजारों जजमेंट है, जिसमें आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी इंक्लूडेड है, ये भी फाउंडेशन है ह्यूमन राइट्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? वही डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है, लिबर्टी स्टेट ना करे, एक्सपेंड कर रखा है इसने ह्यूमन राइट जुरिस्डिक्शन को, जुरिस्प्रूडेंस को, सपोर्ट वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट। ठीक है, लिखने की चीज़ है, कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि आर्टिकल 21 इज द हार्ट ऑफ ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट इन इंडिया। इट इंश्योर्स नॉट जस्ट सर्वाइवल बट डिग्निफाइड लिविंग। इट इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड इवॉल्विंग फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा हमने कि पहले भी बोला था कि इस पर किताबें लिखी जा सकती है। चलिए, इसके साथ ये भी पूरा होता है। अब हम इसको एक बार समराइज कर देते हैं वापस से। आर्टिकल 21 बोलता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर क्या होती है? प्रोसीजर वो होती है जो कि लॉ के अंदर लिखी हुई होती है। जैसे पुलिस अरेस्ट कैसे करेगी, इसके बारे में आपको प्रोसीजर मिलेगी बीएनएसएस में, सीआरपीसी में। फोन टेपिंग कैसे होगी, इसकी प्रोसीजर आपको मिलेगी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में। यदि कोई भी इलीगल दारू की सप्लाई कर रहा है तो उसको कैसे पुलिस जब्त करेगी, वो लिखा रहता है एक्साइज एक्ट में। ठीक है, अगर ये प्रोसीजर का वायलेशन होता है, फॉलो नहीं किया जाता है, तो जो भी अरेस्ट होगी वो इलीगल हो जाएगी, और अगर फॉलो किया गया तो लीगल हो जाएगी। ठीक है, नो पर्सन, अब इसकी प्रोटेक्शन सभी के पास अवेलेबल है। शेल मतलब ये मैंडेटरी है। लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारा मतलब होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड करी है। इसी को बोलते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। ये एक वर्ड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हजारों चीज़ें इंक्लूडेड है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू मेरी पार्टनर ऑफ योर चॉइस, सब ये लाइफ का पार्ट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिबरल इंटरप्रिटेशन, कि एक वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फैला दिया, लिबरली इंटरप्रेट कर दिया और बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी। पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम वाली बात जो हमने करी थी। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पहले सिर्फ प्रोसीजर सफिशिएंट थी, लेकिन अब प्रोसीजर के साथ साथ ऐसी वो प्रोसीजर जो है वो रीजनेबल भी होना चाहिए। वो मेनका गांधी केस में लिखा गया था। AK गोपालन केस में ये लिखा था कि सिर्फ प्रोसीजर होगी और आपने फॉलो करा, इतना सफिशिएंट है। लेकिन मेनका गांधी केस में फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रोसीजर होना भी जरूरी है, उसको फॉलो करना भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि जो प्रोसीजर है वो रीजनेबल हो। ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स जो हमने पहले भी डिस्कस करा, जो कि लिबरल इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में इंक्लूड करे हैं। राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू लीगल एड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, सब कुछ। स्पेशल फीचर, इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन, घुमा फिरा के वही लिखना है कि हार्ट एंड सोल, सोल तो नहीं, हार्ट ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन है इंडिया में। इसको सबसे ज़्यादा इंटरप्रेट करा है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं बट डिग्निफाइड लिविंग में हेल्प करता है। दिसले आर्टिकल देयर फोर आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, बट वो कंसेप्ट इतना बड़ा था, करना पड़ा। चलिए, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। अब